हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मौसम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ख्याल रखिए क्योंकि इस समय वायरल बहुत चल रहा है और मैं अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत ज़्यादा इससे जूझ चुकी हूँ। तो यही आशा करूँगी कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से रखिए। बीमार होने में कितना प्रॉब्लम हो जाती है, कितना लॉस हो जाता है पढ़ाई का, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर बीमार हो जाए तब तो हो गया। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए, आज हमारी ये हिस्ट्री की क्लास है, जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, और ये दूसरी क्लास है हमारी। तो यहाँ पे हमने आगे का जितना भी हम कवर कर चुके हैं उसके आगे का हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है उसे इग्नोर करिए, क्योंकि घर ऑन रोड है तो आवाज़ें आती रहती हैं, इन गाड़ियों का, हॉर्न्स का और लोगों की आवाज़ों का मैं कुछ नहीं कर सकती, वो कंटिन्यू रहती हैं, तो उसका वो बैकग्राउंड नॉइस आता रहता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि मेरे साथ ऐसी वॉइस आती रहती है, यहाँ तक कि बच्चे भी कभी कभी आके डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जो लोग नए हैं उन्हें एडजस्ट करना होगा। तो वैसे मैं इसीलिए मैं तेज़ बोलती हूँ, मैं धीमी आवाज़ में आपको नहीं कंटेंट देती हूँ, मैं इसीलिए बहुत तेज़ आवाज़ में आपके साथ वॉइस थोड़ी हाई रखती हूँ अपनी, ताकि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ कम सुनाई दे और मेरी आवाज़ें ज़्यादा सुनाई दी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। जैसे कि आपको पता है कि यूथ कंपटीशन की बुक है और ये वन लाइनर वाली है हिस्ट्री की। तो इसमें जितना भी एनसीईआरटी सार है ये पूरा, तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस अब तक जिन जिन एग्जाम्स में बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमें टॉपिक वाइज इसमें मिल जा रहे हैं। तो बेस्ट बुक है, बढ़िया है, और टॉपिक वाइज एक जगह मिल जा रहा है तो पता भी चल जाता है कि एनसीईआरटी कैसा क्वेश्चन बना रही है, एनसीईआरटी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है हमको एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो क्या कहा था? तो कहा था हिंदवी। क्या कहा था? हिंदवी। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। राजा बिंबिसार के दरबार में वो प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे जीवक, वो राजा बिंबिसार के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जैन में आप भगवती सूत्र में देख सकते हैं और बौद्ध में आप अंगुत्तर निकाय में जो है इसका 16 महाजनपदों का उल्लेख देख सकते हैं। ठीक है, भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी, क्योंकि सबसे पहली राजधानी यही बनाई गई थी। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक, तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था कालाशोक, इसमें दिया हुआ है। अभी ऑप्शन कैसा है वो पता चलेगा। ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने की थी? तो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी, अजातशत्रु ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट, बिंबिसार डैश का शासक था। तो बिंबिसार भाई मगध का शासक था, हम सबको पता है कि बिंबिसार जो है वो मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की राजधानी, तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे भाई? 16 थे। ठीक है, वो महाजनपद बन गए थे। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से, तो खारवेल का संबंध किससे है भाई? चेदी वंश से है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद आपका राजस्थान में स्थित था। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार पाटलिपुत्र स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था।
तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ। तो मालवा क्षेत्र पर शिशुनाग के समय पे मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, वो कौन था? तो वो था भाई अजातशत्रु। उसे पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, ये अजातशत्रु की बात हो रही है। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था वो था महापद्मनंदन। महापद्मनंदन को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति कैसी है? तो भाई अर्धचंद्राकार है प्राचीन श्रावस्ती के नगर विन्यास की आकृति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुक्तिमती राजधानी किसकी थी? चेदी वंश की राजधानी थी शुक्तिमती। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। ठीक है, कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोली गई थी, ये अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है। नेक्स्ट है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा। ये संबंधित है आपकी कौशाम्बी से। कहाँ से संबंधित है? कौशाम्बी से। ठीक है, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद जो है वो गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। तो राजधानी बहुत आती हैं, तो राजधानियों को ज़रूर याद कर लीजिए। और वन लाइनर में हम जब करेंगे और उसके बाद जब हम PYQ और टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे ना, तो ज़्यादा जल्दी याद होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम क्वेश्चन वाइज को जब पढ़ते हैं ना टॉपिक को, मतलब ये वन लाइनर में तो तैयार होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम वो वैसे पढ़ते हैं ना 4 ऑप्शन वाले PYQ लगाते हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। मुझे ऐसा अपना पर्सनल मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबके अलग तरीका होता है सबको पढ़ने का, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। ठीक है, जैसे जैसे जो जो मुझे प्रोवाइड होता जाएगा मैं कराती जाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी कि आपको नवंबर में प्रैक्टिस सेट दूंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे जैसे जैसे मिलता जाएगा, जो जो मुझे लगता जाएगा कि मुझे कवर करा चलना है, क्योंकि दिन बहुत जल्दी निकलते जाते हैं, पता नहीं चलता कि जल्दी नवंबर आ जाएगा और उसके बाद दिसंबर एग्ज़ाम आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मुझे जो जब जब सही लगेगा वो मैं आपको कराती जाऊंगी। आप बस प्रैक्टिस करते जाइए। जब मैं पढ़ाने थ्योरी दे रही हूँ तो आप थ्योरी करते जाइए। कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपने नोट्स से जो है ना, आपको ब्लैक बोर्ड के थ्रू, वाइट बोर्ड के थ्रू, सॉरी ब्लैक बोर्ड के थ्रू, वाइट बोर्ड के थ्रू मैं आपको अपने नोट्स से जो है ना थोड़े कुछ जो इम्पॉर्टेंट है या फिर पूरा ही सिलेबस जो भी किसी एक सब्जेक्ट का, तो अगर मैं करा पाई तो मैं ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, चलिए, वादे नहीं करती हूँ, तो वादे करती हूँ लेकिन पूरे नहीं कर पाती हूँ, फिर वो समय चलिए शुरू करते हैं। राजगृह डैश महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। तो राजगृह जो है वो मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी राजगृह। उसके बाद कौन बनी? उसके बाद पाटलिपुत्र बनी है। और पाटलिपुत्र किसने बनाई? अजातशत्रु ने बनाई। तो कुछ कुछ चीज़ें याद करते हुए चलिए। डैश प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है। तो मगध जो है वो प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी। ठीक है, प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि महाभारत टाइम पे अंग के राजा कौन थे, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम मगध के उत्कर्ष पे पहुंच गए हैं, तो ये भी कवर करेंगे हम। मौर्य वंश ने डैश राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। तो मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद में जो है मगध पर शासन किया था। तो सबसे पहले हर्यक वंश आया था। ठीक है, उसके बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश आया। उसके बाद नंद वंश आया और उसके बाद आपका मौर्य वंश आया है। ठीक है, बिंबिसार डैश वंश के राजा थे। तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के राजा थे। तो मगध पे सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था और उसका जो राजा था वो बिंबिसार था पहला। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो वो थे बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जिसकी हत्या के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर बैठते हैं और वहाँ से मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश का जो है स्टार्टिंग होती है, स्थापना होती है। ठीक है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का
पुत्र था, ठीक है। और इसने बिंबिसार की हत्या करके ये गद्दी पाई थी, इसीलिए इसको अमित्रघात कहा जाता था, ठीक है। राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। तो अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे, ठीक है, और वो बिंबिसार का पुत्र था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया। तो भाई 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र से, और ये किसने किया, तो ये काम किया था अजातशत्रु ने, ठीक है। बिंबिसार ने डैश राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार ने अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, और जीवक जो था वो पर्सनली बुद्ध जी का राजवैद्य था, ठीक है। तो मगध सम्राट डैश ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। अब हम पहुंच गए हैं धार्मिक आंदोलन पे। तो धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम जैन धर्म। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, तो भाई जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। श्वेतांबर और दिगंबर धर्म किसके हैं, तो भाई जैन मत से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, और जिनका आकाश ही वस्त्र है जो ऐसा मानते हैं वो दिगंबर है, यानी जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। पार्श्वनाथ, आपने जैन में 5 महाव्रत सुने हैं, ठीक है। उन 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत जो हैं, और लास्ट का ब्रह्मचर्य महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और जो 4 महाव्रत हैं स्टार्टिंग के, उन चारों महाव्रतों को पार्श्वनाथ ने मतलब इजाद किया था। तो 4 महाव्रत जो है वो पार्श्वनाथ के दिए हुए हैं, और 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये जानकारी मैंने आपको दी। गच्छा नामक संगठन से संबंधित है। तो गच्छा नामक संगठन से संबंधित है आपका जैन धर्म। 24वें जैन तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे आपके महावीर स्वामी। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ठीक है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर भगवान ऋषभदेव को समर्पित है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर जो है वो भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने कराया था, और ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म में तीर्थंकर को डैश कहते हैं, तो धर्म का रक्षक कहते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे कहते हैं तीर्थंकर, ठीक है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। डैश आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। तो सूत्र का क्रातांग सूत्र आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है किसको, ऋषभदेव को। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभनाथ हैं, ठीक है। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों के द्वारा पालन करना होता है, डैश का अर्थ गैर अभिग्रहण है, ठीक है। तो 5 बंधन यानी कि मैंने 5 व्रत की बात करी, उसमें से गैर अभिग्रहण का मतलब होता है किसी और की संपत्ति का ग्रहण ना करना, वो अपरिग्रह कहलाता है, ठीक है। डैश को वो पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो महावीर को वो पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में गुजरात में वल्लभी स्थान पर उपलब्ध है, ठीक है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, विजेता होता है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावशेषों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो पालीताड़ा मंदिर किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन गए। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वैशाली में
हुआ था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भाई मूल नाम है वर्धमान। जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसादिश। क्या कहा जाता है? तो जैन मठ के जो संस्थान होते हैं उनको बसादिश कहा जाता है। एक तो मठ भी कहा जाता है, दूसरा बसादिश भी कहा जाता है। महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर हैं। तो महावीर 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वो 23वें जैन तीर्थंकर बने। ठीक है। शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन कल्पसूत्र, ठीक है, ये याद कर लीजिए, जैन कल्पसूत्र की रचना किसने करी है? तो भद्रबाहु ने करी है। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने करी? भद्रबाहु ने। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने कराया? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो महावीर के प्रथम अनुयायी बने थे जामाली, जो कि उनके दामाद थे। ठीक है। तीर्थ सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म की। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली गोशाल जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। यापनीय एक संप्रदाय है जैन धर्म का। ठीक है। तो यापनी संप्रदाय आपको जैन धर्म में मिलेगा। तीर्थंकर शब्द संबंधित हैं जैनों से। ठीक है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र में। ठीक है। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है ये आप मुझे बताएंगे। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जो है वो जैनों का है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वो है जैन धर्म। यानी जैन धर्म कहता है कि विश्व विनाशकारी प्रलय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? तो जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। क्या कहलाती हैं? अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया। तो चवाक दर्शन ने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनों के अंतिम तीर्थंकर हैं वर्धमान, यानी कि महावीर स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो महावीर को मोक्ष जो है वो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। ज्ञात्रक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे वर्धमान महावीर। डैश धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता कौन है? जैन समुदाय मनाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। संथारा जो है वो जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम है अयोध्या। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में वल्लभी गुजरात में उपस्थित हैं। ठीक है। श्रावस्ती से संबंधित कौन है? संभवनाथ। काकंदी से है सुविधानाथ। अयोध्या से है ऋषभनाथ और पबोसा से है पद्म प्रभु। ठीक है। अब बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वो निरंजना नदी के तट पर मिला। त्रिपिटक आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में अशोक ने कराया था अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र के द्वारा। इन दोनों को कहाँ भेजा था? अशोक ने श्रीलंका भेजा था। ठीक है। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में अशोक के समय पर। बुद्ध वंश के शासकों के द्वारा शासित स्थान था कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। वह स्थान जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई तो राजगीर में की गई थी। किसके समय पर की गई थी? तो अजातशत्रु के समय पर की गई थी, राजगीर सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है।
भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था कुशीनगर में। ठीक है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। वह स्मारक जिसमें गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था वो है महाबोधि मंदिर समूह। वो स्थान जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया तो वो है कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। तो त्रिपिटक में आपके कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आता है आपका सुत्त पिटक, ठीक है, दूसरा आपका आता है विनय पिटक, ठीक है, तीसरा आपका आता है अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये 3 पिटक हैं खाली आपके। इसके अलावा कोई आता है तो वो रॉन्ग है, उपसाका पिटक नाम का कुछ भी नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया और 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। एक बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। ब्राह्मण मैंने बोला 5 शिष्यों को दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो काला शोक के समय पे हुई थी। तो पहली 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई जो कि हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र। दूसरी बौद्ध संगीति काला शोक के शासनकाल में हुई है जो कि शेषनाग वंश का था। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी अशोक के शासनकाल में हुई है और चौथी मौर्य काल का शासक था और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई है। ठीक है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो शुद्ध पिटक का हिस्सा है। ये भिक्षुणियों के द्वारा रक्षित छंदों का संग्रह है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है। माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ठीक है, त्रिपिटक डैश का पवित्र ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्यगढ़ से था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया शहर में हुई थी। बौद्ध धर्म में संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है आपका त्रिपिटक। ठीक है, सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो बौद्ध भिक्षु आपके विहार में रहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोधगया में। हीनयान और महायान जो हैं वो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो भाई सारनाथ में स्थित है। बोधिस्त्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान के बौद्ध धर्म से। विनय और शुद्ध पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। तो विनय पिटक और शुद्ध पिटक में बुद्ध जी की शिक्षाओं का संकलन है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है आदित्य पर्याय सुत्त। ठीक है, अग्नि उपदेश के रूप में क्या जाना जाता है? आदित्य पर्याय सुत्त। आदित्य बोला, आदित्य पर्याय सुत्त। जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा। बुद्ध चरितम किसने लिखा है? अश्वघोष ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है विनय पिटक में और ये क्वेश्चन बहुत बनता है। भिक्षुओं के लिए जो नियम दिए गए हैं वो विनय पिटक में दिए गए हैं। स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है, डैश के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो साल के वृक्ष के नीचे जो है माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों और 8 अग्निपथ पर आधारित है, अंगीय पथ पर आधारित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोधगया में प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग चीनी विद्वान रहा। बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। तो उस समय पाली भाषा चलती थी तो पाली भाषा का ही उन्होंने उपदेश देने के लिए प्रयोग किया। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जातक कथा आपकी बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का
बारे में बताती हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो भाई माया देवी था। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं बौद्ध वास्तुकला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो आपका आधा घंटे का ही होगा, तो जितना कवर हो सकता है हम कर लेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक तो ख़त्म करेंगे। ठीक है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई दांत का जो मंदिर है वो आपका श्रीलंका में है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर कहाँ है? इंडोनेशिया में। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध युग के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ठीक है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वो स्थान है यूपी में। यूपी में कहाँ? तो भाई कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, ये कहलाती है गृह त्याग। यानी गृह त्याग जब उन्होंने किया था तो वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए और सबसे ज़्यादा रहे भी वो श्रावस्ती में ही। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया? तो श्रावस्ती में बिताया। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो वो भी श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी वैशाली में। ठीक है। तो वैशाली में स्त्रियों को प्रवेश दिया गया था संघ में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। ठीक है। बुद्ध के द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। ठीक है। त्रिपिटक है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्धम, धम्मम और संघम को। ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कथन है बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो था मेघवर्मन। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, और वे 2 बंजारे कौन थे? मल्लिक और तपस्सु थे। कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ? तो भाई राजगृह विहार में। विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो विशुद्ध मग्ग जो पुस्तक है वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? तो भाई वो नागार्जुन है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए बामियान प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी किसने? बौद्ध धर्म ने। वो काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा कहाँ संबंधित है? गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। स्तूप के उत्खनन से सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे कहाँ पर? सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो है बोधगया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। ठीक है। इसमें पूरा चैप्टर है लाइट ऑफ एशिया का। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित था? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्य काल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे कौन? महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश। ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ पे। ठीक है। आगे चलें। तो ये बुद्ध वाला पूरा हम खत्म कर लेंगे क्योंकि समय अब होने वाला है हमारा 30 मिनट का। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी, तो किसकी पूजा हुई थी भाई? तो वो हुई थी बुद्ध की। ठीक है। तो यहीं से पहला मानव मूर्ति का कहा जाता है कि यहीं से स्टार्टिंग हुई है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वो घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये है प्रथम उपदेश। ठीक है।
डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला था। तो भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची स्तूप जो है वो सबसे पुराना स्तूप है बौद्ध काल का। बुद्ध ने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो है वो विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित जो नियम हैं जो संघ में, तो वो विनय पिटक में है। प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, क्योंकि इसी के काल में ये हुई थी। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय पे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कनिष्क के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ। तो बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बटा था कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय, और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, इतनी जानकारी मैंने आपको दी। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मृत्यु की घटना से संबंधित है। ठीक है, स्तूप किससे संबंधित है? बुद्ध की मृत्यु की घटना से। तो जितने भी स्तूप हैं इसका मतलब यही है कि गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं वो 8 भागों में 8 स्तूप जो माने गए हैं, और वो 8 उसमें गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। और एक सेकेंड थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध डैश धर्म से है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है आपका बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। तो अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध के उपदेश किस पिटक में है, तो ये सुत्त पिटक में है। ठीक है, और संघ में प्रवेश के जो नियम हैं वो आपके विनय पिटक में है। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था। ठीक है, भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट है, पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उससे संबंधित स्थलों को मिलान करना है। तो जन्म स्थान आपका लुम्बिनी है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और निर्वाण की प्राप्ति उनको कुशीनगर में हुई थी। अब हमारा टॉपिक है भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। क्लासेस कैसे चल रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आप और क्या कंटेंट चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फटाफट से कंप्लीट करते हैं सारी बुक्स को, और फिर न्यू बुक्स या न्यू कंटेंट के साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने बार रिवीजन होगा। अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तो बार बार रिवीजन होगा। ठीक है, और अच्छे से हमें तैयार हो जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तैयारी उतनी ही ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।